नमस्कार। चलिए आज वक्त में हजारों साल पीछे चलते हैं और प्राचीन भारत के एक तेज सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती इंसानों ने जीना सीखा, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए और कैसे नए नए विचारों ने इस जमीन को एक अनोखी पहचान दी। ये कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है। तो हमारे इस सफर में 5 खास पड़ाव होंगे। शुरुआत होगी पत्थर के औजारों से, फिर हम पहली शहरी सभ्यता के रहस्य जानेंगे, उसके बाद वेदों और नए विचारों के दौर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और आखिर में नजर डालेंगे क्षेत्रीय शक्तियों के नए दौर पर। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से, प्रागैतिहासिक काल से। ये वो जमाना था जब इंसान शिकारी हुआ करता था और धीरे धीरे उसने एक जगह टिक कर रहना सीखा। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हम बात कर रहे हैं 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 3,500 ईसा पूर्व तक के समय की। मतलब मानव इतिहास का एक बहुत बहुत लंबा हिस्सा। इसी दौर में हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों से शुरुआत की और धातु का इस्तेमाल करना सीखा। देखिए, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पूरा पाषाण काल, जहां जिंदगी खाना बदोश थी, हर दिन बस पेट भरने का संघर्ष, और दूसरी तरफ है नव पाषाण काल, जहां एक चीज ने आकर सब कुछ बदल दिया, और वो थी खेती। और पता है, इसी बड़े बदलाव को इतिहास में नव पाषाण क्रांति का नाम दिया गया है। मेहरगढ़ जैसी जगहों से हमें पता चलता है कि कैसे इंसानों ने पहली बार गेहूं और जौ उगाना सीखा और इसी वजह से स्थायी गांव बसने लगे। यहीं से सभ्यता की नींव पड़ी। तो गांव बस गए, अब बारी थी शहरों की। और क्या शानदार शहर थे। चलिए भारत की पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी की तरफ चलते हैं, जो आज भी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। जरा हड़प्पा के शहरों की प्लानिंग देखिए। ये किसी मॉडर्न सिटी के ब्लूप्रिंट जैसा लगता है ना? सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटती हुई। और सबसे हैरान करने वाली चीज, ढकी हुई नालियों का सिस्टम। सोचिए उस जमाने में इतनी जबरदस्त इंजीनियरिंग। और बात सिर्फ प्लानिंग की नहीं थी, ये शहर व्यापार के बड़े केंद्र भी थे। यहाँ कपास उगता था और इनका व्यापार दूर दराज मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। उनकी कलाकारी भी लाजवाब थी, जैसे कांसे की बनी ये मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति और उनकी मोहरें, जिन पर जानवरों की आकृतियां और एक ऐसी लिखावट है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। इतना सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन एक सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। आखिर उनकी लिखावट, उनकी लिपि आज भी एक पहेली क्यों बनी हुई है? ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। तो सिंधु घाटी के रहस्य के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब हम उस दौर में चलते हैं जहां वेदों की रचना हुई और साथ ही कुछ ऐसे नए विचार भी पैदा हुए जिन्होंने पुराने रीति रिवाजों को चुनौती दी। अब देखिए, वैदिक काल को भी हम 2 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआती दौर में समाज जानवरों पर निर्भर था और काफी लचीला था, लेकिन जैसे ही लोहे के औजारों से खेती बढ़ी, समाज ज्यादा कठोर हो गया, वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई और महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी गिरने लगी। इसी माहौल में वैदिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाते हुए 2 नए विचार सामने आए। एक तरफ था जैन धर्म, जिसने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना, और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म, जिसने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मध्यम मार्ग दिखाया। इन दोनों ने भारतीय सोच को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो विचारों की दुनिया के बाद अब आते हैं राजनीति पर। ये वो दौर था जब छोटे छोटे राज्य एक होकर बड़े साम्राज्य बनाने लगे थे और पूरे उपमहाद्वीप की तस्वीर बदल रही थी। तो सवाल उठता है कि उस समय की 16 बड़े राज्यों यानी महाजनपदों में से आखिर मगध ही सबसे ताकतवर कैसे बन गया? वजह थी उसकी लोकेशन, उसके पास मौजूद लोहा और हाथियों जैसे संसाधन, और हाँ, उसके एक से बढ़कर एक महत्वाकांक्षी राजा। और इसी मगध की धरती से उभरा भारत का पहला विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इसके सबसे महान सम्राट अशोक ने शुरुआत में युद्ध के दम पर यानी भेरी घोष से साम्राज्य फैलाया, लेकिन फिर एक जंग ने उनका दिल बदल दिया और उन्होंने युद्ध की जगह धम्म घोष यानी धर्म और नैतिकता के रास्ते को अपना लिया। इस बदलाव के पीछे की वजह बहुत ही दर्दनाक थी।
अशोक ने खुद अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध की भयावहता के बारे में लिखा है। इसी विनाश को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। मौर्य साम्राज्य के बाद अब हम भारत के इतिहास के उस दौर में पहुंचते हैं जिसे अक्सर स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य। अच्छा, इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौर में समुद्रगुप्त जैसे महान शासक थे, तो वहीं विज्ञान में शून्य की खोज हुई। कालिदास जैसे कवियों ने शानदार साहित्य रचा और पहली बार शिखर वाले मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मतलब हर तरफ तरक्की ही तरक्की थी। लेकिन देखिए, इतिहास में बड़े साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत में फिर से एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें विदेशी आक्रमणकारी भी आए और देश के अलग अलग हिस्सों में नई नई ताकतें उभरी। ये वो वक्त था जब भारत का दरवाज़ा बाहरी दुनिया के लिए और ज़्यादा खुल गया था। मध्य एशिया से आई इंडो ग्रीक लोगों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। वहीं कुषाण शासक कनिष्क ने मशहूर सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। जिस समय उत्तर भारत में ये सब हो रहा था, उसी समय सुदूर दक्षिण में 3 महान राजवंश अपनी कहानी लिख रहे थे, चेर, चोल और पांड्य। इन तीनों की अपनी अलग पहचान थी, अपने प्रतीक थे और अपने व्यस्त बंदरगाह थे, जहां से मसालों का व्यापार दूर रोम तक होता था। और संगम युग की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है उनका दुनिया को देखने का तरीका, जिसे थिणई कहते हैं। इसके मुताबिक जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, पहाड़, जंगल, खेत, समुद्र तट, हर इलाके की अपनी अलग संस्कृति, अपने देवता और अपना अलग जीवन था। मतलब भूगोल ही लोगों की जिंदगी तय करता था। तो हमारे इस लंबे सफर के आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, हजारों साल बाद किसी सभ्यता को किस चीज के लिए याद रखा जाता है? उसकी बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए, या फिर उसके उन विचारों और कला के लिए जो वक्त की हर परीक्षा पास कर जाते हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।